नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। आपको बता दें कि आज के मुख्य समाचार में चीन में जबरदस्त फूट हुआ है। जी दरअसल लद्दाख में पीटी सेना के बीच अब पीएलए और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी आमने सामने। जी हाँ, जिनपिंग और चीनी सेना में टकराहट बढ़ चुका है, इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच भारत के राफेल से टेंशन में पाकिस्तान, चीन से मांगी मिसाइलें और J-10 फाइटर जेट, बोले भारत कभी भी कर सकता है पीओके में हमला। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच राजनाथ के बाद अब विदेश मंत्री जाएंगे रूसी समकक्ष विदेश मंत्री से मुलाकात कर सकते हैं। चीन के विदेश मंत्री से भी हो सकती है मुलाकात। वहीं चौथी बड़ी खबर जानेंगे, जहां पर आर्थिक मोर्चे पर चीन को एक और बड़ा झटका। एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में हुई शिफ्ट, कंगाली की कगार पे चीन जा रहा है। तो पांचवी बड़ी खबर जानेंगे, रूस के विपक्ष के नेता अलेक्सी नावल्नी कोमा से बाहर। जी हाँ, हॉस्पिटल ने किया बड़ा ऐलान। तो सब कुछ खबरें जानेंगे। जहां पर चीन की कमजोर नब्ज दबा रहा भारत, इसके बारे में आपको बताएंगे एक एक करके जाने के लिए। उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये देश चीन को पूरी तरीके से करारा जवाब देगी और मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है, और अगर आप भी मानते हैं कि पीओके और अक्साई चीन लेने का समय आ गया, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट के माध्यम से इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 42,76,000 को पार कर गया। जी हाँ, 42,76,777 कन्फर्म केसेज हो चुके हैं। तो वहीं मृतकों की संख्या 72,800 को पार कर गई है। स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 33,20,000 करीब हो चुका है, जबकि एक्टिव केसेज 8,82,000 के करीब हो चुके हैं। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि लद्दाख में पिटी चीनी सेना, इस बीच भड़के जिनपिंग और पीएलए से कम्युनिस्ट पार्टी आमने सामने। जी हाँ, लद्दाख के पेंगोंग इलाके में 29-30 अगस्त की रात को भारतीय सेना की कार्रवाई की धमक के बाद अब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और चीनी सेना आमने सामने हो चुकी है। बताया जा रहा है कि भारत के एक्शन से जिनपिंग पीएलए से काफ़ी नाराज़ हैं। यही कारण है कि पीएलए यानी चीनी सेना और कम्युनिस्ट पार्टी में टकराहट बढ़ती जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि 15 जून को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का 67वें जन्मदिन के दिन भी गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सेना के बीच झड़प हुई थी। इसमें चीन को सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। हालांकि उसने इसे कभी स्वीकार नहीं किया और न ही मृतक सैनिकों का कोई आंकड़ा जारी किया था। लेकिन आपको बता दें कि एक बार फिर से 30 अगस्त को जिस तरीके से चीन ने कब्जे की कोशिश की और भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया, यहाँ तक कि प्योंगयांग से इलाके पर भी कब्जा कर लिया है और एक और टॉप हिल्स पर कब्जा कर लिया है, जिसके बाद चीन की सेना और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आमने सामने और भयंकर टकराहट हो रही है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि पीओके पर भारत करने वाला है कब्जा, इसलिए चीन के पास जा पहुँचा पाकिस्तान। बोला मिसाइलें और J-10 फाइटर जेट मुहैया कराओ, भारत की तरफ से राफेल खतरनाक है। दरअसल भारतीय वायुसेना में राफेल फाइटर जेट के शामिल होने से पाकिस्तान बुरी तरीके से घबराया हुआ है। पाकिस्तान को लग रहा है कि अब पीओके कभी भी हाथ से खिसक सकता है, और यही कारण है कि पीओके में फिलहाल पाकिस्तान की रक्षा मंत्री और पाकिस्तान के थल सेना अध्यक्ष डेरा डाले हुए हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि इमरान खान एक बार फिर से चीन के सामने कटोरा फैलाया है। पाकिस्तान भिखारी देश को जब दुनिया में किसी देश के सामने कुछ नहीं मिल रहा, तो अब चीन के सामने भारत का डर दिखाकर एक बार फिर से फाइटर जेट समेत तमाम मिसाइल लेने की मांग किया है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान ने कल शी जिनपिंग के साथ बातचीत की है। शी जिनपिंग में बातचीत में एक बार फिर से कटोरा और हाथ फैलाया। उसने कहा है कि भारतीय इंडियन आर्मी काफ़ी आक्रामक रूप में पीओके की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में एलओसी पर कभी भी टकराहट और बढ़ सकती है। ऐसे में हमें भी खास करके J-10 फाइटर जेट और कुछ मिसाइलें दी जाएं, तो ये पाकिस्तान ने फिर से रोना रोया है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि चीन को प्रॉपर इलाज के लिए एक बार फिर से विदेश मंत्री रूस रवाना हो सकते हैं। रक्षा सुरक्षा के साथ तमाम मुद्दे पर हो सकती है बात। चीनी विदेश मंत्री से भी हो सकती है मुलाकात। विदेश मंत्री एस जयशंकर के 4 दिवसीय रूस यात्रा पर जाने के दौरान मंगलवार को ईरान रुकने की संभावना है। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के मुताबिक मॉस्को में एस जयशंकर द्वारा चीनी समकक्ष वांग वी के साथ द्विपक्षीय बैठक करने की उम्मीद है।
जयशंकर मास्को में आयोजित 8 सदस्यीय शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने जा रहे हैं, जिसमें भारत और चीन सदस्य शामिल हैं। आपको बता दें कि उन्होंने मास्को रवाना होने से पहले जयशंकर संभवतः ईरानी विदेश मंत्री जवाद जरीफ से भी तेहरान में मुलाकात कर सकते हैं। आपको बता दें कि जयशंकर की यात्रा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मास्को यात्रा के महज कुछ दिनों बाद हो रही है। ऐसे में रणनीतिक रूप से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आर्थिक मोर्चे पर चीन को एक और बड़ा झटका, कंगाली की कगार पर पहुंचा चीन। एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में हुई शिफ्ट। जी हां, दरअसल लद्दाख में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के बीच कई बड़ी कंपनियां अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चीन से हटाकर भारत शिफ्ट कर रही हैं। इसमें चीन को बड़ा झटका लगा है। भारत के साथ विवाद के बीच चीन कई बड़े देश को निशाने पर लिया है। भारत को अमेरिका, यूएसए, ब्रिटेन, यूके, ऑस्ट्रेलिया, रूस और जापान जैसे देशों का साथ मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि एप्पल की 8 कंपनियां चीन छोड़कर भारत आ चुकी हैं। प्रसाद ने कहा है कि भारत उत्पादन का हब बन रहा है। भारत बड़े विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम पर यह महसूस भी हो रहा है। इसमें चीन के अलावा अन्य स्थानों पर भी होना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट है। चीन को एक और करारा आर्थिक रूप से कमर टूटी है। 5वीं बड़ी खबर लेते हैं। रूस के विपक्ष के नेता एलेक्सी नावल्नी कोमा से बाहर, हॉस्पिटल ने दी जानकारी। रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नावल्नी का इलाज कर रहे जर्मनी के हॉस्पिटल ने कहा है कि फिलहाल वो कोमा से बाहर आ गए और वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति के आलोचक और भ्रष्टाचार के मामले उजागर करने वाले नावल्नी पिछले महीने मास्को जा रही एक उड़ान में बीमार पड़ गए थे और उन्हें साइबेरिया के शहर अमोस्क में एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। नावल्नी को 22 अगस्त को उपचार के लिए जर्मनी भेजा गया था। तभी से बर्लिन के एक हॉस्पिटल में उन्हें हैं। जर्मनी के अधिकारियों ने दावा किया कि उन्हें जहर दिया गया था। बर्लिन की चेराटाइट हॉस्पिटल ने सोमवार को कहा कि फिलहाल नावल्नी खतरे से बाहर हैं। ये अपडेट है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। भारत की चीन के साथ व्यापार नीतियां सख्त करनी चाहिए, पीएम के आर्थिक सलाहकार ने किया बड़ा ऐलान। जी हाँ, भारतीय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य डॉक्टर आसमा गोयल ने कहा है कि भारत के लिए ये सही समय है कि वो चीन को अपना व्यवहार ठीक करने के लिए कहे। और परिषद की अस्थायी सदस्य और मुंबई स्थित इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च में प्राध्यापक डॉक्टर अस्मिता गोयल ने कहा कि भारत को ज़्यादा कड़ा रुख लेना चाहिए, अपने सामानों की बराबर पहुंच को लेकर भी बात करनी चाहिए और चीन को आर्थिक मोर्चे पर घेरने के लिए भारत को हर कूटनीतिक चाल चलनी चाहिए, तभी चीन के होश ठिकाने आएंगे। चीन कितना भी दादा बन जाए, लेकिन अगर उसे आर्थिक चोट पहुंचनी शुरू हो जाएगी तो चीन की जो दादागिरी है वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। और इसी कदम में मोदी सरकार ने बढ़ा दिया और चीन को आर्थिक रूप से झटका देना शुरू कर दिया। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बिग ब्रेकिंग, अमेरिकी भारत सऊदी गठजोड़ से बाहर हुआ पाकिस्तान, अब चीन ही रह गया एकमात्र सहारा। दरअसल अमेरिका के साथ संबंधों में आई गिरावट के बाद पाकिस्तान के लिए अब केवल चीन ही एकमात्र सहारा बचा है, जो उसे आर्थिक साथ अन्य क्षेत्रों में मदद दे सकता है। खासतौर से कोविड-19 महामारी के बाद बने हालात में ये निश्चित हो गया है कि अब पाकिस्तान की रक्षा मामलों की विश्लेषक और दक्षिणी एशिया मामलों की जानकार आयशा सिद्दीकी ने द न्यूज़ इंटरनेशनल से एक इंटरव्यू में कहा है कि फ़िलहाल जहां अमेरिका, भारत और सऊदी एक पाले में आए हैं, वहीं पाकिस्तान अमेरिका से दूर जाकर चीन, रूस और ईरान के पाले में आ गया है। हाल ही के महीनों में अमेरिका से पाकिस्तान के संबंधों में भारी बदलाव आया है। अमेरिका और तालिबान के बीच हुए समझौते में पाकिस्तान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेकिन अब ये कोई नहीं कह सकता है कि पाकिस्तान को अमेरिका से आर्थिक सहायता मिलेगी, क्योंकि अब चीन के साथ मिलकर उसने अपनी पूरी तरीके से सच्चाई बता दिया। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि रूस की यात्रा पर विदेश मंत्री जाने के ऐलान के बीच ही चीन को लगा बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। मुंबई आते ही कंगना रनौत को क्वारंटीन कर सकती है बीएमसी, इस वक्त की बड़ी खबर। दरअसल कंगना रनौत 9 सितंबर को मुंबई आ रही हैं। उन्होंने खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि अगर कंगना 7 दिन से ज़्यादा रहने के लिए मुंबई आई तो उन्हें क्वारंटीन पर रहना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीएमसी ने कहा है कि अगर कंगना 7 दिन में ज़्यादा मुंबई में रहेंगी तो उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। वहीं अगर वो 7 दिन से
पहले की रिटर्न टिकट दिखा देती हैं तो उन्हें क्वारंटीन नहीं होना होगा। आपको बता दें कि सोमवार को ही कंगना की प्रोडक्शन कंपनी की ऑफिस में बीएमसी ने छापा मारा। कंगना ने खुद इसकी जानकारी दी। कंगना ने अपने ऑफिस का वीडियो शेयर किया और लिखा कि ये मुंबई के मणिकर्णिका फिल्म का ऑफिस है जिसे मैंने 15 साल से मेहनत करके कमाया है और बीएमसी वालों ने इसे सब कुछ उखाड़ दिया। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान के कांग्रेस में जाने की अटकलें तेज। रिहाई के बाद प्रियंका गांधी ने की बात। जी हाँ, दरअसल यूपी में मथुरा जेल से रिहा हुए डॉक्टर कफील खान और एक्टिविस्ट कफील खान अब कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की अटकलें चल रही हैं। हालांकि उनके पार्टी में शामिल होने की अटकलों पर पार्टी नेताओं ने भी चुप्पी साध रखी है। द इंडियन एक्सप्रेस में दिल्ली कॉन्फिडेंशियल के एक कॉलम में लिखा गया है कि कांग्रेस के 2 नेताओं ने कहा है कि कफील खान के पार्टी में शामिल होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस बीच आपको बता दें कि जिस तरीके से ये मामले निकल के आ रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के आने वाले समय में मुसीबतें भी बढ़ सकती हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें खुशखबरी अयोध्या में आज से शुरू होने जा रही राम मंदिर की नींव की खुदाई मशीनें पहुंच गई हैं। जी हां, दरअसल अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पर मंगलवार यानी आज से नींव की खुदाई का काम शुरू हो गया है। सोमवार को इसे लेकर लखनऊ में अयोध्या तक हलचल तेज रही। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन निपेंद्र मिश्र सोमवार को लखनऊ पहुंचे। इसके बाद वे अयोध्या रवाना हुए। सूत्रों के मुताबिक मंदिर के नींव के लिए भूमि में 100 फुट गहराई तक कुआं खोदने वाली 2 मशीनें रविवार को राम जन्मभूमि परिसर पहुंच गई हैं। कानपुर से पहुंचे 21 ग्रांड मशीन नींव की खुदाई शुरू हो चुकी है। तो बोलो जय जय श्री राम। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। मध्य प्रदेश बाईपोलर इलेक्शन में पीएम मोदी के कार्यक्रम से शुरू होगा बीजेपी का प्रचार अभियान। 25 से घर घर संपर्क। जी हाँ, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अब बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति का अहम बैठक हुई है। इसमें मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर चुनाव होने वाले विधानसभा उपचुनाव प्रचार की रणनीति तैयार करने की चर्चा की गई है। इससे तय हुआ है कि पार्टी पीएम मोदी के 2 बड़े कार्यक्रम करेगी और फिर चुनाव वाले इलाकों में 25 सितंबर से घर घर जाकर संपर्क अभियान भी चलाएगी। प्रदेश मुख्यालय भोपाल में हुई बैठक में बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह ने बाकी सदस्यों के साथ प्रचार की रणनीति तैयार की है। बीजेपी 25 सितंबर से घर घर संपर्क अभियान का आगाज करने जा रही है, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी 2 बड़े कार्यक्रमों के जरिए चुनाव प्रचार का भी गुल बजा दिया है। इसके साथ ही बैठक में आगामी कार्यक्रमों की भी तैयारियां हो चुकी हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। दिल्ली विधानसभा की 1 दिवसीय विशेष सत्र 14 सितंबर को प्रश्नकाल नहीं होगा। दरअसल आपको बता दें कि मोदी सरकार ने जब प्रश्नकाल हटाया तो खूब आम आदमी पार्टी समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने रोना शुरू कर दिया और पूछा कि आखिर संसद से प्रश्नकाल क्यों हटाए जा रहे हैं। लेकिन अगर अब पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में भी प्रश्नकाल विधानसभा में नहीं चल रहे हैं। अब ममता से कौन पूछे। अब आ जाइए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल भैया ने भी क्या किया कि अब वो प्रश्नकाल नहीं चलेगा। अब इनसे केजरीवाल से कौन पूछे कि मोदी सरकार पर हमला बोलने वाले केजरीवाल जी, अब आप दिल्ली विधानसभा में प्रश्नकाल क्यों नहीं चला सकते। लेकिन अब कजरी साहब से कौन पूछे। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार चुनाव एनडीए की खट पर जारी। चिराग ने नीतीश को लिखा कड़ा खत। 1 साल से सीएम से एलजेपी अध्यक्ष की एक बार ही मुलाकात हुई है, आखिर मुलाकात क्यों नहीं। दरअसल सोमवार यानी कि लोजपा की अहम बैठक होने वाली बैठक के बाद एक बड़ा फैसला हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि जहाँ एक तरफ नीतीश कुमार को चिट्ठी लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर की गई, तो वहीं दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के बीच एलजेपी ने बड़ा ऐलान कर दिया है और अब बिहार की 143 सीटों पर चुनाव लड़ने का एलजेपी ने ऐलान कर दिया। चिराग पासवान की मौजूदगी में पार्टी ने यह बड़ा फैसला लिया है। दरअसल कल दिल्ली में चिराग पासवान की अध्यक्षता में सोमवार को लोजपा की बिहार प्रदेश संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में आगे सभी सरकार के निर्णय के लिए चिराग पासवान को अंकित किया गया है। कार्यकर्ताओं और नेताओं का कहना है कि जो भी फैसला साहब एलजेपी चीफ चिराग पासवान लेंगे वो सभी मान्य होगा। और फिलहाल एनडीए से इतर दिख रहे चिराग पासवान ने किया बड़ा ऐलान और 143 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बिहार में ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि यूपी में पहुंचे संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद लिए गए हिरासत में। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर योगी सरकार का
बड़ा एक्शन, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को हिरासत में ले लिया गया। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद प्रदेश यूपी पुलिस की हिरासत में लिए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि वो 3 बार के विधायक निवेदिता मिश्र के परिजनों से मुलाकात करके वापस लौट रहे थे, तभी यूपी पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया। इस बात की जानकारी आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने मीडिया को बातचीत करते हुए स्वयं उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी के गुर्गों पर ताबड़तोड़ एक्शन, वसूली इंचार्ज की 1.5 करोड़ से ज़्यादा की गाड़ियां सीज की। जी हां, दरअसल योगी सरकार के ताबड़तोड़ एक्शन के बीच मुख्तार अंसारी गिरोह पर सोमवार को एक बार फिर से बड़ा एक्शन हुआ। मुख्तार अंसारी के वसूली गैंग की कमान संभालने वाले माफिया सुरेश सिंह के 1.5 करोड़ से ज़्यादा के वाहनों को पुलिस ने सीज कर दिया। सोमवार तक की हुई कार्रवाई के क्रम में कुल 23 वाहन सीज हुए जा चुके हैं, जिनमें से 5 बस, 1 ट्रक, 1 कार और 3 दो पहिया वाहन शामिल हैं। इनसे पहले 1 सितंबर को पुलिस ने मुख्तार अंसारी की 86 लाख की संपत्ति जब्त की थी। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। दुनिया भर में कोविड-19 के जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, आपको बता दें दोस्तों 2 करोड़ 70 लाख के आंकड़े पार कर गए हैं। जी हाँ, दरअसल 2 करोड़ 70 लाख के करीब आंकड़े हो चुके हैं, तो मृतकों की संख्या 8,80,000 को पार कर गई है। यूनाइटेड स्टेट में 62,92,000 कन्फर्म केसेस, तो वहीं 1,88,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है, जबकि इंडिया में 42,04,000 कन्फर्म केसेस हो चुके हैं। इस बीच 71,000 करीब लोगों की मौत हो गई, जबकि ब्राज़ील में 43,33,000 कन्फर्म केसेस, वहीं 1,26,000 करीब लोगों की मौत हो गई, जबकि रसिया में 10,30,000 कन्फर्म केसेस, तो 17,000 ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। ये दुनिया भर में कोविड-19 के आंकड़े हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।